जन्नत के पत्ते। रूसी कभी बेयकीनी से उसे देखता, कभी फ़ोन को। फिर उसने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। उस पे उसने जल्दी से फ़ोन बंद किया और पूरी कुव्वत से उसे दीवार पे दे मारा। फ़ोन की स्क्रीन चकनाचूर होती ज़मीन पे जा गिरी। यू कॉल्ड समवन? वो वहशियों की तरह उस पे झपटा। वो गर्दन के पीछे से बाल दबोचकर उसका चेहरा सामने किया। हया ने नीम जान निढाल आंखों से उसको देखा और फिर उसके मुंह पर थूक दिया। वो बिलबिलाकर पीछे हटा, उसके बाल छोड़े, अंगीठी पे दहकता बर्तन हैंडल से उठाया, खोलती हुई वैक्स। यू यू बिच। वो गुस्से में मुगलजात बकता उसके करीब आया और बर्तन उसके सर पे ऊंचा किया। न न उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। मेरे बाल। उसके लबों से बस इतना ही निकल पाया था कि रूसी ने बर्तन उसके सर पर उलट दिया। गरम खोलती हुई वैक्स तेज़ी से उसके बालों की मांग पर गिरी और हर तरफ से नीचे लड़कने लगी। उसकी दिलखराश चीख निकली। उबलते माथे ने उसके सर की जिल्द को गला दिया था। बाजू का दर्द गायब हो गया था। वो वहशियाना अंदाज में ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और वो भी चीख रहा था। और तब उसने ज़ोर से उसकी कुर्सी को धक्का देकर उलट दिया। वो कुर्सी समेत औंधे मुंह ज़मीन पे जा गिरी, आतिशदान के बिल्कुल करीब। कमर में धुआं सा भरने लगा था। वैक्स उसके सर पे जमने लगा था। उसका सर बेहद वजनी हो गया था। आंखें बंद हो रही थीं। उसके मुंह से खून निकल रहा था। कमर में धुआं बढ़ता जा रहा था। आतिशदान से आग की लपेटें लपक लपक कर उसकी तरफ आ रही थीं। उसने ज़मीन पे गिरे गाल फर्श पर रखे बंद होती आंखों से इस धुंधले मंजर को देखा। धुएं के इस पार कोई रूसी का सर पकड़कर दीवार पे मार रहा था। चीखें, धुआं, आग, खून। उसका पूरा जिस्म आग में दहक रहा था। जो आखिरी शय उसने देखी वो उसका स्याह फ्राक का दामन था। आग की एक लपेट ने उसे छू लिया था। उसने स्याह कपड़े को जर्द शोले में बदलते देखा। ये हर तरफ धुआं था। वो जानती थी कि वो मर रही थी। उसके सफ़ेद खरगोश इस धुएं में गायब हो रहे थे। वो जलकर मर रही थी। हराक्लेतिस की दायमी आग हर सू फैल रही थी। उसने धीरे से आंखें खोली। वो सफ़ेद छत उसकी निगाहों के सामने थी, जिस पे खूबसूरत नक्शो निगार बने थे। दरमियान में एक कीमती और नफीस फानूस लटक रहा था। उसका सर एक नर्म गुदास तकिए पर था और मखमली कंबल गर्दन तक डाला था। उसने एक खाली खाली सी निगाह कमरे पे दौड़ाई। वसी और अरीज पुरतायुश बेडरूम। एक तरफ दीवार गिर खिड़की के आगे बराबर किए गए सफ़ेद जालीदार पर्दे, जिससे सुबह की रोशनी छन छन कर अंदर आ रही थी। उसने आंखें फिर से मूंद लीं और उन पे बाजू रख लिया। इन गुजरे दिनों में सोती जागती कैफियत में वो बहुत रोई थी, बहुत चिल्लाई थी। ये कमरा उसने देखा था। वो इधर ही लाई गई थी। हाथ से लगी ड्रिप अपने बालों में नरमी से चलते इस बुरी आंखों वाली लड़की के हाथ, वो इंजेक्शन, नीम बेहोशी, उसे टूटा टूटा सा सब याद था। और इस डूबती उभरती नींद में भी वो जानती थी कि वो बुयुक अदा में है, अब्दुर्रहमान पाशा के सफ़ेद महल में। दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई और फिर वो हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ खुला। कदमों की नरम सी आवाज़ बेड के करीब आई। उसने आंखों से बाजू नहीं हटाया। वो जानती थी कि ये कौन थी। सुबह बखैर। नींद पूरी हो गई है तो उठ जाओ, नाश्ता कर लो। नींद अच्छी है, लेकिन ज़्यादती अगर अच्छी चीज़ की भी हो तो नुकसानदेह होती है। ये खीरे का सूप है और साथ नाश्ता। हया हनूज आंखों पे बाजू रखे लेटी रही। और ये अब्दुर्रहमान की कॉल है, वो तुमसे बात करना चाहता है। उसने बाजू चेहरे से हटाया। सब स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेटे, नीचे सुरमई और गुलाबी फूलदार स्कर्ट पे लंबा सा सफ़ेद स्वेटर पहने, वो हाथ में पकड़ा
कार्डलेस फ़ोन उसकी जानिब बढ़ाते हुए थी। लो, बात करो। उसके कम उम्र चेहरे पे मासूमियत भरी शफाफियत थी और उसकी आंखें जो रात को हया को भूरी लगी थी, सुबह की रोशनी में सब्ज लग रही थी। वो दुनिया का सबसे शफाफ, सबसे खूबसूरत चेहरा था। मुझे उससे बात नहीं करनी, वो बोली तो उसकी आवाज़ बैठी हुई थी। बहुत चीखने के बायस अब गला जवाब दे गया था। वो कह रही थी, उसे तुमसे बात नहीं करनी। उसने फ़ोन कान से लगाकर नर्म लहजे में अंग्रेज़ी में बताया। वो कह रहा है, एक दफ़ा उसकी बात सुन लो। उससे कहो, जो उसने मेरे लिए किया मैं उसकी एहसानमंद हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन इसके बदले में अगर वो मुझे यूँ अज़ियत देना चाहता है तो मैं अभी इसी वक्त उसके घर से चली जाऊँगी। वो बेहद रुखाई से बोली। आयशा गुल का चेहरा जवाबन वैसा ही नर्म और शफाफ रहा। उसने सुनकर फ़ोन कान से लगाया और सारी बात मनो अंग्रेज़ी में दोहरा दी, फिर फ़ोन बंद कर दिया। वो कह रहा है कि वो इंडिया में ज़रा फंस गया है, वो इधर नहीं आ सकेगा और आएगा भी नहीं अगर तुम ये नहीं चाहती, और तुम जब तक चाहो इधर रह सकती हो। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? उसने कार्डलेस मेज़ पे रखते हुए कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो ना अजनबियों से जल्दी घुलती मिलती थी और न उसे पाशा के घर वालों से राहो रस्म बढ़ाने में दिलचस्पी थी, मगर इस लड़की का चेहरा इतना नर्म और दोस्ताना था कि खुद ब खुद उसकी गर्दन असबात में हिल गई। शुक्रिया, वो उसी मधुर मुस्कुराहट के साथ कहती कुर्सी पे टेक लगाकर बैठी। सफ़ेद स्वेटर में मुकीयत कोहनियाँ कुर्सी के दोनों बाजुओं पे रखीं और हथेलियों को एक दूसरे में फंसाए आदतन अपनी अंगूठी उंगली में घुमाने लगी। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? ठीक है। वो कोहनी के बल ज़रा सी सीधी होकर बैठ गई। तुम अब्दुर्रहमान की तरफ से परेशान मत होना। उसने कहा कि नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा। जो उसने तुम्हारे लिए किया वो उसका फ़र्ज़ था। सफ़ीर की फैमिली से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। जब तुमने सफ़ीर को फ़ोन किया तो उसने फ़ौरन अब्दुर्रहमान को अप्रोच किया। यूँ पुलिस की मदद लेकर वो तुम्हें वहाँ से निकाल लाए। मुझे किसने अगवा किया था? वो बहुत देर बाद बस इतना ही कह पाई। यहाँ बहुत से ऐसे गिरोह हैं जो रूस, मालदीव और यूक्रेन से लड़कियाँ अगवा करके या धोखे से इधर लाते हैं। इसके अलावा इन टूरिस्ट लड़कियों को जिनका ताल्लुक़ किसी गरीब मुल्क से हो कि उनके घर वाले तुर्की आकर ज़्यादा देर तक केस का ताक़ुब न कर सकें, उनको भी ये अगवा करते हैं। एक दफ़ा उनके पास पहुंचने के बाद सब लड़कियां नताशा बन जाती हैं और ये इन नताशा को आगे बेच देते हैं और इनसे वाइल्ड स्लेवरी करवाई जाती है। उसने तकलीफ़ से आंखें मूंद लीं। उसे याद आ गया था, नताशा तुर्की में काम करने वाली रूसी कॉल गर्ल को कहते हैं। तुम छोड़ो ये सब, अपने घर फ़ोन कर लो। 2 दिन हो गए हैं, तुम्हें उनको अपनी खैरियत की इत्तला तो देनी चाहिए। उसने जवाब नहीं दिया, बस खाली खाली निगाहों से खिड़की के जालीदार पर्दे को देखती रही जो हवा से हौले हौले फड़फड़ा रहा था। उसके पास जवाब था भी नहीं। मैं और बहारे जंगल तक जा रहे हैं, तुम चलोगी? उसने बिना तरद्दुद के नफ़ी में गर्दन हिला दी। आयशा के चेहरे पर ज़रा सी उदासी फैल गई। चलो, जैसे तुम्हारी खुशी। आज नहीं तो कल तुम ज़रूर हमारे साथ चलना। उसने फ़ौरन खुद ही कोई नई उम्मीद ढूंढ निकाली और उठ खड़ी हुई। नाश्ता ज़रूर करना, मेहमान भूखा रहे तो मेज़बान का दिल बहुत दुखता है। शगुफ्तगी से कहते हुए उसने कुर्सी वापस रखी और बाहर चली गई। हया ने कंबल उतारा और उठकर पाँव नीचे रखे। नरम गुदाज कालीन में पाँव गोया धंस से गए। वो अपने पैरों पे खड़ी हुई तो कमर में दर्द की लहर उठी। कुर्सी समेत गिरने से उसके कंधों, कमर और घुटनों पे बहुत चोटें आई थीं। वो कालीन पे नंगे पाँव चलती ड्रेसिंग टेबल के कद आवर आईने के पास जा खड़ी हुई। उसका अक्स बहुत थका थका नकाहत ज़दा लग रहा था। मुतवरम आंखों तले हल्के, एक आंख के नीचे गहरा जामनी सा नील, पेशानी पे चंद खराशें, ठोड़ी पे बड़ी सी खराश,
होंठ का दायां किनारा सूजा हुआ और उसने उंगलियां ऊपर से नीचे अपने बालों पे फेरी। वो वैसे ही थे, इतने ही लंबे, इतने ही घने, मगर उनकी चमक खो गई थी। वो रेशमीपन जो उनमें हमेशा चमकता था अब वहाँ नहीं था। जाने कैसे आयशा ने वो वैक्स उतारी और इस दौरान कितने बाल टूटे वो नहीं जानती थी। वैक्स धुल गई थी, मगर जो तकलीफ़ उसने सही थी वो ऐसे नहीं धुल सकती थी। पुलिस पाशा के बंदे जो भी इस वक्त दरवाज़ा तोड़कर अंदर आए थे, उन्होंने उसके फ्राक के दामन को आग पकड़ते ही बुझा दिया था, मगर जितना वो पस्ता कद रूसी उसे जला चुका था, हया को लगा वो जलन सारी जिंदगी तकलीफ़ दे रहेगी। हया को लगा वो जलन सारी ज़िंदगी तकलीफ़ देती रहेगी। वो इस वक्त ढीले ढाले अस्पताल के गाउन में थी। उसने दाएं आस्तीन दूसरे हाथ से ऊपर कंधे तक उठाई। बाजू के ऊपरी हिस्से पे ऊपर से नीचे स्याह राख की तरह लिखे 3 हरूफ वैसे ही मौजूद थे, WHO। बाकी के 2 हरूफ RE। चूँकि धागे ठीक से नहीं गए थे इसलिए इन पर छाला सा बन गया था। छाला ख़त्म होने के बाद उसका निशान नहीं रहना था। जो रह गया था वो हू था। हू